करना चाहिए और आप किस तरीके से अपनी पत्नी को और अपने ससुराल वालों को जो साजिश रच रहे हैं आपको फंसाने के लिए, जो घर तोड़ने का काम कर रहे हैं और आपको ट्रैप करने का काम कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तंग परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ में कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ में नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि जो महिलाएं अपने पति के विरुद्ध में, अपने ससुराल वालों के विरुद्ध में जो फर्जी मुकदमों की जो पेशबंदी कर रही हैं, उनको ट्रैप करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, तो पति उनके खिलाफ में किस तरीके की कार्रवाई कर सकता है। आपने देखा होगा कि महिला जो है ना, वो बढ़ा चढ़ा के तथ्य लिख देती है और ज़्यादा से ज़्यादा भरण पोषण का आदेश कराने के लिए वो मनगढ़ंत पति की संपत्ति बता देती है, पति की इनकम बता देती है। और इस तरीके की अगर चीज़ें आती हैं तो आपको कैसे कानूनी पलटवार करना चाहिए और आप किस तरीके से अपनी पत्नी को और अपने ससुराल वालों को जो साजिश रच रहे हैं आपको फंसाने के लिए, जो घर तोड़ने का काम कर रहे हैं और आपको ट्रैप करने का काम कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तंग परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ में कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ में थाने में अगर कोई कंप्लेंट कर दी है कि मेरे पति ने मेरे से दहेज मांगा, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे तंग परेशान कर रहे हैं, तो मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि 498 आईपीसी जो है वो दहेज प्रताड़ना है। दहेज प्रताड़ना के अंदर मारपीट, मानसिक, शारीरिक कोई भी चीज आती है। जब 498 आईपीसी लग जाती है तो थाना क्या करता है, 323 भी लगा देता है साथ में, जबकि 323 का कोई अपराध ही नहीं बनता है क्योंकि 498 ऑलरेडी साथ में है। और दहेज लेने देने की बात ही नहीं आती है। यार डॉरी प्रोविजन एक्ट जो धारा 4 है वो सीधा सीधा ये दहेज की मांग तो हो सकती है, लेकिन लेने देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके लिए लेने देने के लिए एक अलग प्रोसीजर है जो मैंने आपको अपने वीडियो में बता रखा है। लेकिन फिर भी पुलिस क्या करती है कि एफआईआर दर्ज कर देती है। अगर आपके साथ में अगर इस तरीके की चीजें अगर होती हैं और 498 आईपीसी का मुकदमा अगर आपके खिलाफ में अगर दर्ज किया जाता है तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। तो सबसे पहले हम 498 की बात करेंगे। 498 ए में जैसे ही कंप्लेंट जाती है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो आरोप आपके खिलाफ लगाए गए हैं उनको वो इन्वेस्टिगेट करे कि आरोप सही है या गलत है। लेकिन होता क्या है कि काउंसलिंग के नाम पे पति को, पति के परिवार वालों को बुलाया जाता है, धमकाया जाता है, समझौता कराने के लिए ना बाध्य किया जाता है। अगर समझौता नहीं करोगे, और समझौते का मतलब ये नहीं है या तो घर बसाओ या फिर उसको जो पैसा मांग रही है उसको पैसा दो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप थाने में अगर इस तरीके का समझौता कर रहे हैं तो थाने के हाथ में ऐसी कोई पावर नहीं है, सिविल कोर्ट की ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो आपका समझौता करा दे और समझौता करा के आपका तलाक करा दे, क्योंकि तलाक आपका जो है ना वो फैमिली कोर्ट में ही होगा। तो ऐसी अगर गलतियां अगर हो रही हैं, अगर थाने ने अगर अपने में ये लिख दिया कि नहीं ये महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, इसको इतना भरण पोषण दे दो, इसको इतना लाख रुपया दे दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीके की चीजें आपको कभी नहीं करनी है, दबाव में नहीं आना है। 406 आईपीसी की धारा जोड़ दी जाती है। ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है आईओ के लिए कि ये जो दान दहेज जो लिया गया था वो क्या था, क्या मौजूद है या नहीं है। क्योंकि आम तौर पे जो महिलाएं होती हैं ना, अपने पतियों को फंसाने के लिए, अपने ससुराल वालों को फंसाने के लिए ये बढ़ा चढ़ा की चीजें लिखती हैं। उनका बस चले तो वो ताजमहल को भी अपने बाप का बताने लगे। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर इस तरीके की चीजें अगर आपके साथ में आती है और आपको अगर ऐसा आभास होता है कि आपकी पत्नी आपको टॉर्चर कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आप तुरंत ही कंप्लेंट कर सकते हैं। आप लीगल सेल जो है उसमें भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि साहब हमारा समझौता जो है ना वो कराने की कोशिश की जाए। अगर
आपको लगता है कि आपके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल हो गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन होने पे आपको एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन के अंदर अगर आपको 41A सीआरपीसी का नोटिस नहीं दे रही है तो आप उसके खिलाफ में मूव कर सकते हैं। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में, उसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया था कि वैवाहिक मामले है ना, उसमें अगर कोई शिकायत जाती है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस पहले उसको इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन सबसे पहले आमतौर पे यहीं पे उस आदेश का वायलेशन हो जाता है, कंटेम्प्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में जब पुलिस को लगता है कि नहीं सीआरपीसी 41A का नोटिस दे दो, और यहाँ होता गया है, यहाँ पे सौदा किया जाता है पति के परिवार वालों से कि आप इतना रुपए दे दो हम आपका नाम निकाल देंगे। अगर आपका नाम एफआईआर में है और चार्जशीट में अगर नाम निकालने के लिए आप पैसे दे रहे हैं तो एफआईआर में ऑलरेडी आपका नाम है, वो प्रोटेस्ट हो सकता है। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि महिला को कोई साक्ष्य देना पड़े। अगर महिला को साक्ष्य देना होता तो पुलिस सीआरपीसी 161 के आधार पे ही ना चार्जशीट फाइल नहीं कर देती। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि 15 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन के अंदर 41A सीआरपीसी का नोटिस पुलिस को देना होता है। अदरवाइज कोर्ट को कारण बताना होता है कि क्यों गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और क्यों डिले किया जा रहा है। उसके लिए उसका सक्षम अधिकारी जो है ना, जिले का अधिकारी है, उससे भी वो परमिशन मांग सकते हैं और रिटन में ये देना पड़ेगा कि हमने ये नोटिस जो है ना वो हमने कॉम्प्लाइंस क्यों नहीं कराया। आपने देखा होगा आमतौर पे जब 498 की एफआईआर जब हो जाती है तो काफी दिनों तक पुलिस नोटिस ही नहीं देती है, इंतजार करती रहती है कि पति पक्ष के लोग आएंगे, कुछ पैसा देंगे, आके नाम निकालने का, ये तो इंतजार करती रहती है। तो यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ना, अरनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वो स्टेट ऑफ बिहार, उसका साफ तरीके से कंटेम्प्ट हो जाता है। उसके बाद पुलिस क्या करती है, डीपी 3/4 डॉरी प्रोविशन एक्ट 3/4, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 का मतलब है डॉरी प्रोविशन एक्ट, धारा 3 का मतलब है दहेज लेने और देने का जुर्म, और धारा 4 का मतलब है दहेज की मांग। जो शिकायत आपके खिलाफ दी जा रही है ना, उसमें वो जो तथ्य होते हैं ना, वो तथ्य ये होते हैं कि दहेज की मांग के वजह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। डेट मीन्स कि धारा 4 का अपराध किया जा रहा है, 498A का अपराध किया जा रहा है। ये 323 और 406 वगैरह जो बर्डन जो है वो जानबूझ के डाला जाता है पुलिस के थ्रू। अगर आपके साथ में अगर ऐसा हुआ है तो आप तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, आप कंटेम्प्ट में ले जा सकते हैं, और चार्जशीट फाइल होने के बाद में अगर संज्ञान हो गया, उस पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है, तो आप उस संज्ञान आदेश को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। धारा 3 की जब बात करते हैं ना, दहेज लेने देने का जुर्म, तो इसमें बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया और आपने जाके कंसल्ट कर लिया, क्योंकि हर कोई करता भी नहीं है और इसमें अपना बचाव भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर आपने बेल ले ली है, बेल के बाद में आप अपना डिस्चार्ज भी मूव कर सकते हो। आप अगर चाहो तो दहेज लेने देने का आरोप लगाया गया है, जो आपकी पत्नी है, उसके माँ बाप वगैरह जिन लोगों ने बयान दिए हैं 498 में जो स्टेटमेंट आए हैं, उनको भी आप तलब करवा सकते हो विचारण के लिए कि साथ में इनका भी ट्रायल चलाया जाए। ये सारी प्रोसीडिंग जो है ना, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, और इसमें बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं सामने वाली पार्टी के लिए, आपकी पत्नी के लिए। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस का केस। डोमेस्टिक वायलेंस का केस जैसे ही फाइल होता है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए जो नोटिस का जो आदेश किया गया है, क्या 62 सीआरपीसी कॉम्प्लाइंस कराया गया है, नहीं कराया गया है। कभी कभार क्या होता है कि 62 की बात करी जाती है, पुलिस को आदेशित किया जाता है कि पुलिस के मार्फत नोटिस भेजा जाए, लेकिन पुलिस कभी कभी क्या होता है कि डाक से नोटिस भेज दिया जाता है। यहाँ 62 कॉम्प्लाइंस नहीं होता है, या कोर्ट का ऑर्डर जो है ना वो कॉम्प्लाइंस नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि डीपीओ रिपोर्ट पहले तलब कर ली जाती है और नोटिस डाक से भेज दिया जाता है, तो यहाँ पे भी ये प्रोसीजर गलत हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि डीपीओ रिपोर्ट और नोटिस दोनों साथ में जारी किए जाते हैं, यहाँ पे भी प्रोसीजर गलत हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि नोटिस पहले निकाल दिए जाते हैं, डीपीओ रिपोर्ट बाद में आती है डेटों पे, यहाँ पे भी ये चीजें गलत हो जाती है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 जो है ना, स्पष्ट तरीके से ये कहता है कि आप अगर डीपीओ रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, डीपीओ रिपोर्ट के तथ्य देखने के बाद में ही आप प्रतिवादियों के यानी पति पक्ष को आप नोटिस जारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
और जो नोटिस जो है ना वो डीपीओ के जरिए होना चाहिए। यहाँ पे भी आप अगर चाहें तो अपने आप को डिस्चार्ज कराने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब हालांकि हाल में ही रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट आया है, नए वाद हैं उनके साथ में लगाना चाहिए, और जो पेंडिंग चल रहे हैं उनमें तत्काल प्रभाव से जब एडवाइजरी जारी हुई थी तभी से लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप इसमें भी कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी ने अगर रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट नहीं दिया और कोर्ट बार बार आदेश कर रही है, कोर्ट मांग रही है, तो भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो आप उसके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना वो ड्राफ्टिंग पे डिपेंड करती है। हम खूब बोलते रहे, हम खूब वीडियो बनाते रहे, खूब सब कुछ करते रहे, इसमें ड्राफ्टिंग जो है ना उसका मेन रोल रहता है। मैं आप लोगों से हमेशा से ही आग्रह करता रहा कि आप लोगों को अगर मेरी कोई आवश्यकता है, आप लोग मेरा सपोर्ट करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे और आपको बचाने का प्रयास करेंगे। मैंने काफ़ी लोगों को बचाया भी है और मैंने खुद के केसों में भी काम किया। जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर वीडियो आप लोगों से साझा करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं और लोगों से करवाई है मैंने। काफ़ी लोग जो हैं, हमारे वकील भाई लोग हैं, वो मना कर देते नहीं यार ऐसा नहीं होगा, लेकिन होता है, वही करते हैं, उनको इंटरेस्ट भी आता है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में कोई इंटरिम आदेश हो गया या कोई फाइनल आदेश हो गया, लोग कहते हैं कि अरे नहीं यार ऊपर चले जाओ, 482 पे चले जाओ। क्यों? हमारे पास अपील का भी प्रावधान है, उसी अदालत में अपनी बात रखने का प्रावधान है। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे टच में रहेंगे और हमारी चीजें अगर आपको समझ में आती हैं, हम पैसे लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए मेहनत भी करते हैं, लोगों के लिए ड्राफ्टिंग भी करते हैं। अब बात आ जाती है सीआरपीसी 125 की। 125 में भी वही कहानी है सेम। 125 का बाद दाखिल हुआ, कोर्ट ने नोटिस का आदेश किया। देखना है आपको कि कितने दिन बाद नोटिस आया, कैसे आया नोटिस, क्या तलवाना दिया गया, क्या कोर्ट फीस जमा की गई, जवाब कैसे दाखिल करना है, कितने दिनों में जवाब दाखिल किया गया, एफिडेविट रजनीश वर्सेस नेहा का लगाया गया कि नहीं लगाया गया, कब लगाया गया, कैसे लगाया गया, कोर्ट ने संज्ञान लिया या नहीं लिया, साक्ष्य एफिडेविट है, एविडेंस एफिडेविट है, वो लगाया गया, उस पर हमें कैसे काउंटर करना चाहिए। तो यहाँ पे आप 340 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग कर सकते हो। हालांकि बहुत लोगों के केस में मैंने देखा है कि सीआरपीसी 340 के साथ में आईपीसी 195 भी लगा के चलते हैं, जबकि आईपीसी 195 का केस नहीं बनता है और केस खारिज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट स्वयं पार्टी बनता है और रीडर के तहत में ये मुकदमा लिखाया जाता है। रीडर हिडन पार्टी रहता है, मुकदमा हमें ही लड़ना पड़ता है। इसलिए अधिकांश सीआरपीसी 340 के जो मामले हैं ना वो खारिज किए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम कंटेम्प्ट भी मूव कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर आपका फाइनल ऑर्डर अगर 125 में हो गया है और 125(3) में अगर एग्जीक्यूशन फाइल किया गया है, तो आपको ये देखना कि 125(3) में जो नोटिस जारी किया गया वो आपको मिला है कि नहीं मिला है, कब जारी किया गया है, कब आदेश हुआ है, आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है नहीं दिया गया है, आपने मौका दिया है या नहीं दिया है, कैसे। क्योंकि 125(3) जैसे ही दाखिल होता है ना तो वो कोर्ट जो है ना वो सीधा कर देती है कि रिकवरी वारंट जारी किए जाए। रिकवरी वारंट तब तक जारी नहीं किए जा सकते जब तक कि 421 सीआरपीसी के तहत में जुर्माना ना लगाया गया हो, और ये तब जब पत्नी ने जो एफिडेविट में जो आपकी प्रॉपर्टी आपकी इनकम बताई है उसकी प्रूफ उसको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक वो प्रूफ नहीं देगी तब तक रिकवरी कैसे होगी, वसूली किस चीज की होगी। पति तो कह रहा ना मैं बेरोजगार हूं, लेकिन वसूली किस चीज की होगी, एविडेंस तो उसको देने पड़ेंगे ना वसूली वारंट जारी कराने के लिए। लेकिन वसूली वारंट भी तब जारी होंगे जब सीआरपीसी 421 कॉम्प्लायंस हो जाएगी। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रूलिंग दी थी विपिन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, उसमें स्पष्ट था कि अगर वसूली वारंट जारी करने से पहले 421 अगर कॉम्प्लायंस नहीं हुई, जुर्माना नहीं लगाया गया, तो वसूली वारंट जारी नहीं किए जा सकते। यहां पे भी कंडीशनल है। अगर पति अगर ऑफर करता है कि मैं अपनी पत्नी को साथ में रखता हूं, तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ही वारंट को कैंसिल करे। ऐसी बहुत सारी लीगल चीजें हैं। मेरे पास में अगर आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं
तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है ना वो ऑर्डर शीट होना चाहिए, दूसरा एफिडेविट होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे हमें पता चलता है कि आखिर में कोर्ट ने किस तरीके की प्रोसीडिंग की है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जो पत्नी है वो जेल के दरवाजे तक जा सकती है। मान लो मैं आज मेरी पत्नी मेरे पास वापस आई, एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि अगर वो दोबारा एफआईआर दर्ज करा देगी, तो मैं कहता हूं अगर वो दोबारा करा देगी या 10 बार और करा दे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ऐसा होना नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से लड़ लिए, इतनी तमीज सिखा दी है कि दोबारा शायद सपने में भी नहीं सोचेंगी, और बहुत प्यार से रह रही है, अच्छे से रह रही हैं। और बच्चों के खातिर हमें डिसीजन लेना पड़ा और बहुत जरूरी है। लड़ाई जो है ना माँ बाप की वजह से स्टार्ट होती है। लड़की कोई गलत नहीं होती है, जिससे आप शादी कर रहे हैं उसके भी अरमान होते हैं, आपके भी अरमान होते हैं। तो ऐसी ज्ञानबाजी भी हमें ना दें कि दोबारा एफआईआर दर्ज कर देगी। मैं कह रहा हूं 10 बार एफआईआर दर्ज कर दे तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है, बस आप अपना बचाव करके रखो, हम झेल लेंगे। क्योंकि हमने ये काला कोट जो पहना हुआ है ना वो इसीलिए पहना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए शायद डिसीजन ले लिया कि आ जाओ, घर में आ जाओ। समझ रहे हैं? तो ये चीज है, आप अपनी लड़ाई लड़ो। अगर आपको लगता है कि हम आपके लायक हैं तो आप लोग प्रॉपर वे में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ड्राफ्टिंग मेन काम जो है ना वो ड्राफ्टिंग का है, जितनी अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग होगी, जितनी लीगल प्रोसीडिंग जो आपकी चल रही है उसी के हिसाब से जो आप काउंटर करेंगे ना उसमें, वही आपके केस के लिए फायदेमंद है। अगर आप इंतजार करते रहेंगे, सोचेंगे कि नहीं उसका यूट्यूब चैनल देख लिया, इसका यूट्यूब चैनल देख लिया, तो आप यूट्यूब चैनल ही देखते रह जाएंगे। पत्नी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उसके बोलने से, उसके स्टेटमेंट से मुकदमा लगते हैं। ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे मिल सकते हैं, आगरा दीवानी कचहरी में हमसे मिल सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कोई ड्राफ्टिंग वर्क कराना है, कोई मेरे से सहायता की आवश्यकता है, तो आप लोग प्रॉपर फीस के साथ में आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो मेल आईडी है उस पर हम अपने कागज़ भेज सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम केस स्टडी का भी पैसा लेते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट अगर हम देख रहे हैं, भाई किसी को क्या फर्क पड़ता है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इंटेंशन ये है कि आपको बचाना है, क्योंकि कर लिए आखिरी में बुराई मिलती है। इसलिए प्रॉपर वे में आओ। अब तक लोगों को बचाया है और आगे भी बचा लेंगे, लेकिन आप तरीके से कार्रवाई करेंगे तब। बोलने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। इंतजार करोगे ना, आपका पूरा परिवार फंसा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, लोग कहते हैं ना कि महिलाओं के लिए कानून है। महिलाओं के लिए कानून है, सामने से दिखाई देता है इस शीशे की तरह, लेकिन उसके पीछे ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है। आप अगर सही से कार्रवाई करेंगे ना तो महिलाएं भी जेल जाती हैं। अगर महिलाएं जेल नहीं जाती तो ये महिला थाने क्यों होता है, महिला जेल क्यों होती? तो आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम लड़ नहीं पाते हैं ना तो अपनी जिम्मेदारियां है ना दूसरों पे थोपने लगते हैं। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। धन्यवाद।